फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, 3.5 साल इस लड़ाई को बीत चुके हैं। लेकिन अब जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि अब इस लड़ाई के अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पिछले ही महीने यूक्रेन ने लगभग 127 ड्रोन से हमला किया था रूस के ऊपर। रूस के एयरबेस को टारगेट बनाया था। 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान उस अकेले हमले में हुआ था, जबकि यूक्रेन के जो ड्रोन्स थे वो महज 50-60 हजार रुपए की कीमत के थे। एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से मॉस्को को टारगेट बनाया गया है। 27 ड्रोन मॉस्को के ऊपर दागे गए हैं और जेन्युइनली ये धमाके मॉस्को में हुए हैं। इन ड्रोन्स अटैक में नुकसान हुआ है मॉस्को का, रशिया का। यहां गौर करिए, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की से एक सवाल पूछा गया था कि क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो। ये ट्रंप ने सवाल पूछा था कि क्या तुम मॉस्को को निशाना बना सकते हो। यह बयान ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें वो चाहते थे कि रूस के ऊपर दबाव बने और रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, क्योंकि 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का दावा उन्होंने किया था। कहा था कि जैसे शपथ लूंगा 24 घंटे में युद्ध खत्म कर दूंगा। लेकिन 6 बार अब तक पुतिन से फोन पर बात कर चुके हैं और पुतिन से जिस भी दिन फोन पर बात करते हैं ट्रंप, उसी रात को बहुत बड़ा, मतलब पिछले वाले से अक्सर बड़ा हमला रूस की तरफ से किया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही 700 ड्रोन के साथ एक साथ अटैक किया गया था। यूक्रेन में लगभग 5 हिस्से यूक्रेन के रूस के कब्जे में हैं और वो हिस्से हैं जहां रेयर अर्थ मिनरल्स भारी मात्रा में मिलते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से 50 दिन का तो अल्टीमेटम दिया है रूस को। कहा है कि 50 दिन का तुम्हें समय दिया जाता है, वरना उसके बाद क्या होगा। तेल खरीदार जो भारत है, चीन है, ब्राजील है, उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे। अगर 500% का टैरिफ लगा देंगे तो हो सकता है कि रशिया से जो तेल खरीदा जाता है उसमें बहुत कमी आ जाए। नाटो महासचिव मार्क रट ने भी धमकी दी थी। लिंडसे ग्राहम ने 500% की धमकी दी और जो नाटो के चीफ हैं उन्होंने 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही, जो देश भारत, चीन, ब्राजील जो देश रशिया से तेल खरीदते हैं। अब ट्रंप का यह सवाल यूक्रेन की आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करने का हिस्सा था। ट्रंप का मानना था कि मॉस्को जैसे रणनीतिक लक्ष्य पर हमला रूस को नेगोशिएशन की टेबल पर लाने में मदद करेगा, या कहें कि मजबूर करेगा। एयरबेस और नागरिक बुनियादी ढांचे पर जब हमले होंगे तब कहीं ना कहीं रूस को मजबूर होना पड़ेगा टेबल पर बातचीत की आने के लिए। विश्लेषकों का दावा है कि अब यह युद्ध अंतिम चरण में है, मतलब जो मैंने कहा कि अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन में अब है, जहां यूक्रेन या तो जीवित रहेगा या फिर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा उसे। जो सैन्य कार्रवाई है वो दोनों देशों के बीच बहुत तीव्र इस वक्त हो चुकी हैं। शांति वार्ता की इच्छा दोनों देश जता चुके हैं। यह युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है, लेकिन शक्ति संतुलन जरूरी है कि किसके पक्ष में होगा, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि वो शांति समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उनकी शर्त क्या है कि नाटो की जो सेना है या फिर नाटो जो यूक्रेन में बैठा है, यूक्रेन से नाटो को बाहर जाना होगा। युद्ध में तीव्रता बढ़ी, जिसमें 150 से 200 नागरिकों की मौत हुई है। जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक किया और उसके बाद जो रशिया की तरफ से पलटवार किया गया। हालांकि इन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, दबाने की कोशिश है, और यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से यूक्रेन के ऊपर दबाव है कि वो सही संख्या ना बताएं। मिसाइल हमले तेज कर दिए गए हैं, जिससे कि नागरिक और सैन्य तौर पर जो नुकसान हो रहा है उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन के रूस में, मतलब हमले की अगर बात करें तो एयरबेस और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने में ड्रोन हमले किए गए। ये हमले ट्रंप मॉस्को को निशाना बनाने के सुझाव के बाद नाटो के समर्थन से हुए। नाटो के समर्थन से कैसे? नाटो के चीफ मार्क रट जब मुलाकात जब की थी डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि 10 बिलियन डॉलर के हथियार हम देने के लिए तैयार हैं यूक्रेन को, लेकिन उसमें लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी। लेकिन बड़ा सवाल था कि उन हथियारों को यूक्रेन को कौन देगा, क्योंकि रूस की तरफ से धमकी थी जो भी देश बैलिस्टिक मिसाइल देगा यूक्रेन को वो सीधा दुश्मन रशिया का होगा और उसके ऊपर सीधा टारगेट किया जाएगा। तो 10 बिलियन डॉलर के हथियार वो दिए गए। और जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी दी थी कि जितने भी 32 देश हैं सब अपनी जीडीपी का 5% नाटो में अपना फंड जमा कराएंगे, और वो फंड जमा कराया भी गया। उसका नतीजा ये निकला कि 20 बिलियन डॉलर के भारी भरकम हथियार यूक्रेन में
पहुंचा दिए गए। 27 ड्रोन से हमले किए गए, जिनमें से ये सफल रहे हैं 45। अब यहां ये कितना नुकसानदायक रहा वो समझिए। 45 ड्रोन हमले, जिसके कारण हवाई अड्डा 10 से 15 बार, ये वाला जो हवाई अड्डा है कालुंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 10 से 15 बार अस्थायी तौर पर यह बंद करना पड़ा। यह बहुत जरूरी है। रूस के कई अन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले हुए, जिसके परिणाम से 140 जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई और 130 उड़ानें रीडायरेक्ट कर दी गई, मतलब उनका रूट बदल दिया गया। रूस की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 230 ड्रोन को नष्ट करने में वो कामयाब रहे, लेकिन रॉयटर्स और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कई ड्रोन हमले सफल रहे हैं और रूस को भारी भरकम नुकसान हुआ है। रूस के हवाई अड्डों को बार बार बंद करना पड़ा, जिससे रूस की सैन्य और नागरिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका से प्राप्त उन्नत ड्रोन और मिसाइल सिस्टम से यह हमला किया है। इन हमलों का उद्देश्य रूस को नेगोशिएशन टेबल पर लाना था, क्योंकि लगातार यूक्रेन की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं लगातार कमजोर होती जा रही है। रूस ने भी इस हमले के जवाब में हमला किया और उसने भी मिसाइलें दागी। खार्किव और जापोरिज़ा में हमले किए गए, डोनेट्स्क में हमला किया गया, सूमी में हमला हुआ। रडार सिस्टम जो यूक्रेन का है वो पूरी तरीके से जाम कर दिया गया, जिससे कि वायु प्रणाली जो थी यूक्रेन की वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और नागरिकों का भी नुकसान हुआ। जैसे मैंने आपको बताया 150 से 200 नागरिक मरने की इसमें खबर है, लेकिन सिर्फ 2 मौतों की पुष्टि की गई है। 50 से 200 नागरिकों की मौत हुई। हालांकि रूस और यूक्रेन इन आंकड़ों को कम करके बता रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि सिर्फ 2 लोगों की मौत इसमें हुई है। अब अगर दोनों देशों के नुकसान की अगर बात करें, सबसे पहले यूक्रेन की अगर बात करें तो 2024 तक 10,000 सैनिक यूक्रेन के मारे जा चुके थे, आम नागरिक, और 20,000 से ज्यादा घायल थे। 70,000 से लेकर 1 लाख तक उसके सैनिक मारे गए इस युद्ध में। बाकी सूमी, खार्किव और डोनेट्स्क में 50 से 200 नागरिकों की मौत की खबरें फिलहाल हैं। आर्थिक तौर पर अगर बात करें तो $400 बिलियन का नुकसान अब तक का ऐसा आंकड़ा है। जीडीपी में कमी है। 2022 में उसकी जीडीपी 29% घटी थी, 2023 में 10% यूक्रेन की जीडीपी घटी थी और 2024 में 3.7% की वृद्धि देखने को मिली। हालांकि मतलब 29 और 10 39% घटने के बाद 3.7% घटी है। तो यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान है। 50% से अधिक जो उसकी पावर ग्रिड है, 40% रेलवे और हजारों स्कूल अस्पताल नष्ट हो चुके हैं। जिस देश का 50% बिजली का ग्रिड खत्म हो जाए, 40% रेलवे खत्म हो जाए, उस देश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यूक्रेन का वायु रक्षा तंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अगर ये कहें कि रशिया ने तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जैमिंग का जो टेक्निक है, हालांकि नाटो वाटो के भी जो हथियार हैं वो रक्षा प्रणाली के, वायु रक्षा प्रणाली के जो हथियार हैं वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। रूस के नुकसान की अगर बात करें तो रूस के नुकसान में अब तक 50,000 से 80,000 सैनिक मारे जाने की खबर है, 1.5 लाख सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने 17 फेजेस के अब तक प्रतिबंध लगा दिए हैं और जो 18 जुलाई में इनकी तरफ से बयान दिया गया उसमें 18वें चैप्टर के प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी गई है। अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। जीडीपी 3.5% और 2023 में 3.6% बढ़ी थी। हां, यह भी आपको बता दूं कि रशिया एकमात्र ऐसा देश है अब तक के इतिहास में जो युद्ध में होने के बावजूद जिसकी जीडीपी, जिसकी ग्रोथ रेट बढ़ी थी, लेकिन 2024 में थोड़ी सी घटी थी और थोड़ी सी 3.2% पर सीमित रही थी। तेल निर्यात की अगर बात करें तो चीन और भारत ने उसका तेल निर्यात का जो सेक्टर है उसे बचाकर रखा, लेकिन अब जो ये 18वां जो प्रतिबंध पैकेज लगाया गया है, इसमें क्या कहा गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि जो आपका मार्केट कैप था, मतलब सैंक्शन था रशिया के ऊपर कि $60 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल आप नहीं बेच सकते, अगर बेचेंगे तो सैंक्शन लगा दिया जाएगा जो खरीदार हैं। अब क्या किया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि $47.6 प्रति बैरल के ऊपर का तेल आप नहीं बेच पाएंगे। ये रशिया की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। 105 शैडो फ्लीट जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब जो जहाज रशिया से तेल लेकर भारत आते थे और उन्हें उस तेल को रिफाइन करते थे और उन्हीं जहाजों में भरकर उसका नेम प्लेट वगैरह चेंज करके भेज दिया जाता था यूरोप में और वहां जाकर वो खाली होकर आ जाते थे। तो ये शैडो फ्लीट इसलिए कहा गया क्योंकि इस युद्ध के बाद
रशिया की तरफ से 450 पानी के जहाज उतार दिए गए थे पानी में कि आप जाइए खुलकर व्यापार करिए। कल के हमले में ये कालुंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी फ्लाइटें रिडायरेक्ट हुई हैं, जो उनका वायु रक्षा प्रणाली है S-400 S-500, बहुत सारे ड्रोन नष्ट करने में कामयाब रहा और बहुत सारे ड्रोन्स आखिरकार मॉस्को तक जा पहुंचे। ये पहली बार था जब मॉस्को तक ये पहुंचे हैं। अब अगर नेगोशिएशन की अगर बात करें तो पुतिन का रुख है, हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रीय हितों को कमजोर नहीं करेंगे। मतलब नाटो अगर पीछे हट जाएगा यूक्रेन से तो ये शांति समझौता कर लेंगे। नाटो का विस्तार नहीं चाहते हैं। यहां पुतिन ने कहा कि जब तक नाटो अपनी सीमाएं पीछे नहीं हटाता युद्ध नहीं रुकेगा। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की शर्त भी रखी है कि जिन क्षेत्रों तक वो पहुंच चुका है उन क्षेत्रों को वापस नहीं करेगा। जेलेंस्की ने कहा मैं पुतिन से आमने सामने मिलने और सीज फायर डील पर बात करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं, मतलब दोनों देश तैयार हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है नाटो और अमेरिका से और ज्यादा हथियारों की मांग वो कर रहा है, लेकिन वो भी शांति के लिए बेताब है। हालांकि ट्रंप का भी यहां एक बयान आया, उन्होंने कहा यह गौर करने वाली बात है, मैं पुतिन से निराश हूं लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह नकारा नहीं है। मतलब यहां इसका यह है कि पुतिन से नाराज जरूर हैं, लेकिन अभी बातचीत की जो गुंजाइश है वो बची है, शायद इसीलिए 6 बार अब तक फोन कर चुके हैं। बाकी हथियारों का बड़ा कंसाइनमेंट भेजा गया है ट्रंप के द्वारा यूक्रेन को, जिसमें मिसाइल सिस्टम है, F-16 फाइटर जेट है। ट्रंप की जो रणनीति है वो शायद दबाव बनाने की, और वो काम भी अब कर रही है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे तेल खरीदारों पर 500% टैरिफ लगाने की जो धमकी, ऊपर से नाटो की 100% की धमकी, ऊपर से आपका यहां शांति वार्ता, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अब दोनों देश शांति के लिए तैयार है। और इसीलिए कहा गया कि अंत की शुरुआत है। $20 बिलियन की वित्तीय सहायता, मतलब हथियार दिए गए हैं, लेकिन रूस ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। 22 बिलियन यूरो का रूसी तेल आयात किया है किसने? यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल में। लेकिन देखिए 22 बिलियन यूरो का व्यापार किया है यूरोपियन यूनियन ने किसके साथ? रशिया के साथ। लेकिन यूक्रेन को कितना दिया है मदद के नाम पर? $18.6 बिलियन। मतलब ये दोगला चरित्र दिखाता है इन लोगों का। भारत चाइना के ऊपर तो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद की खरीदारी लगातार जारी है। इसीलिए विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध का अंतिम चरण है, और जैसे दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है, वही फड़फड़ाहट फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, क्योंकि दोनों थक चुके हैं। शक्ति संतुलन की बात करें, संभावित परिणाम एक सीज फायर डील या फिर युद्ध विराम हो सकता है, जिसमें रूस कुछ क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखेगा और यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी मिल सकती है। मतलब अगर गारंटी मिलती है यूक्रेन को नाटो सदस्यता की, तब यह युद्ध किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। हालांकि यहां अगर यूक्रेन की बात करें या फिर जेलेंस्की की बात करें, तो जेलेंस्की जिस तरीके से सोच रख रहे हैं और जिस तरीके से काम जेलेंस्की कर रहे हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो युद्ध लड़ने के मूड में है। अब समझ नहीं आता, अगर वो युद्ध लड़ने के मूड में है तो आखिर किसके दम पर? जो यूक्रेन का हिस्सा है उसमें से उसके लगभग 4 इलाकों पर रूस कब्जा करके बैठा है, और उसने इस डील में भी कहा है कि अगर डील होती है, सीज फायर होता है, तब भी उसके बावजूद वो इन हिस्सों को वापस नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि $350 बिलियन जो हमने तुम्हें युद्ध लड़ने के दिए हैं उनको वापस करो। अब वापस करने के लिए नहीं थे तो डील कर ली। यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे, मेटल्स थे, मैग्नेट्स थी, उन्हें अब लगातार अमेरिका वहां से खोद कर निकालेगा जब तक उसका पैसा पूरा नहीं होगा। तो एक तरफ रशिया आकर बैठ गया, एक तरफ अमेरिका आकर बैठ गया, तो यूक्रेन आखिरकार बचा कहां है? अब यूक्रेन की भलाई भी शायद इसी में है कि जितना जल्दी हो सके वो सीज फायर करे, अपने लोगों के बारे में सोचे, अपने नागरिकों के बारे में सोचे, और एक बार फिर से कैसे पटरी पर लाया जा सकता है यूक्रेन को, उसके बारे में सोचे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल घट रही हैं वो इस युद्ध के अंत की शुरुआत? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।